हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित कर दिया, इस तारीख तक मुझे अवमुक्ति चाहिए। नक्सलवादी केवल बंदूक से नहीं लड़ रहे होते, कलम से भी लड़ रहे होते। तो हमेशा बंदूक वालों को नक्सलवादी कहा गया और कलम वालों को नक्सलवादी माना ही नहीं गया। छत्तीसगढ़ में, बस्तर में विशेष रूप से कुछ तो ऐसा भयावह हो रहा है जो सीमाओं तक में भी नहीं होता। कोई ये नहीं जान रहा था कि नक्सलवाद के कारण भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। मारे जाने में या जब वो उसकी हत्या करते हैं तो हत्या करते समय वो कोई धारदार हथियार का भी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि धारहीन हथियार का इस्तेमाल करते हैं। कि बस्तर आंध्र तेलंगाना के शहरी माओवादियों का उपनिवेश है। बहुत सारी महिलाओं की बहुत सारी कहानियां मेरे पास ऐसी हैं जहां उनका शारीरिक या मानसिक शोषण भी हुआ है। महिला के साथ दुर्व्यवहार करने की सजा माओवादी संगठन में डिमोशन थी। स्पष्ट दिखाई देता है कि जैसे जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को काटा वैसे वैसे माओवाद उस क्षेत्र में बहुत आसानी से पनपा। माओवाद जो है असल में शहरी नक्सलवाद की ही देन है। सोचा समझा योजनाबद्ध किया हुआ पूरा अभियान है। वैसे ही नक्सलबाड़ी, भाई चारू मजूमदार चुनाव हारा, भाई आपके साथ जनाधार नहीं है, इसीलिए आप बंदूक पकड़ रहे हो। वामपंथी एक बहुत लंबी सोच, 10 साल 20 साल 50 साल की सोच के साथ काम करते हैं। अंत में लाल किले पर लाल निशान लगाने का सपना लिए हुए ये सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। नमस्कार, पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक दशक में सरकार ने जो नक्सलवाद है उस पर अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक प्रहार किया है। 126 जिलों में फैला जो लाल आतंक था वो अब कुछ क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। और जिस तरह की कार्रवाई पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, ऐसा लगता भी है कि अपने टारगेट तक वो पहुंच जाएंगे। हाल ही में एक बड़ा नक्सलवादी 1 करोड़ का इनामी हिडमा मारा गया। उसके बाद ये चर्चा बड़ी जोरों पर थी कि क्या अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अक्सर हम नक्सलवादियों के मरने की बात करते हैं। कई लोग जो अर्बन नक्सल हैं वो इसका नैरेटिव भी फैलाते हैं, इसको मानवाधिकार की ओर भी ले जाते हैं। लेकिन इन नक्सलियों की असली और क्रूरता भरी कहानियाँ क्या हैं? क्यों इन्हें खत्म करना एक लोकतांत्रिक और विकासशील और विकास की ओर तेजी से दौड़ रहे देश के लिए ज़रूरी है? और क्या ये वाकई में सामाजिक न्याय या गरीबों के लिए या जनजाति लोगों के लिए काम करते हैं, या इनकी मंशा क्या है? इनकी क्रूरता की कहानियाँ क्या हैं, जिन्हें सुनकर आप दहल उठेंगे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर सरकार ने ये निर्णय लिया है तो इस निर्णय के पीछे का बड़ा कारण क्या है। और इसी को समझने के लिए आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ हैं विशेष मेहमान श्री राजीव रंजन जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आप बस्तर जिले से जुड़े रहे हैं, क्योंकि आप वहीं से हैं और आपने 20 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें आमचो बस्तर, बस्तरनामा, इस तरह की कई पुस्तकें हैं। लेकिन नक्सलवाद को लेकर आप एक बड़ी रिसर्च कर रहे हैं। उस पर आपकी एक अगली पुस्तक भी आने वाली है, जिसमें आपने 100 से अधिक उन नक्सलियों से बातचीत की है, उनको समझने की कोशिश की है, जो कि आत्मसमर्पण कर चुके हैं, मुख्य धारा में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस विषय पर इनसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए, और यही वजह है कि आज हमने इन्हें आमंत्रित भी किया। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला तो सवाल यही होता है राजीव जी, जैसे अभी हिडमा मारा गया, इससे पहले कई ऐसे इनामी नक्सलवादी मारे जा रहे हैं। जब ये खत्म होते हैं, भारत सरकार इसको अपनी सफलता बताती है। लेकिन जब ये मरते हैं और इनके ऊपर जो इनाम रखे गए हैं, इसके पीछे की वजह वो लोग नहीं जान पाते जिन्होंने नक्सलवाद के दंश को नहीं झेला है, या शहरों में बैठ के बस नक्सलवाद की कहानियां सुनी है। क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इस तरह के जो मुखिया मारे जाते हैं वो भारत सरकार के लिए क्यों बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है? दरअसल नक्सलवाद को कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। आतंकवाद को लेकर पूरा देश स्पष्ट है कि आतंकवाद इस राष्ट्र का दुश्मन है, लेकिन नक्सलवाद को राष्ट्र के शत्रु की तरह कभी देखा नहीं गया, क्योंकि ये जो दो अलग अलग धाराएं हैं। नक्सलवादी केवल बंदूक से नहीं लड़ रहे होते, कलम से भी लड़ रहे होते। तो हमेशा बंदूक वालों को नक्सलवादी कहा गया और कलम वालों को नक्सलवादी माना ही नहीं गया। तो जब बंदूक वाले नक्सली मरते हैं तो उनका महिमा मंडन कलम वाले नक्सली करते रहे, और इसके कारण नक्सलवाद की जो विभीषिका थी वो बहुत कम करके लगातार आंकी जाती रही।
अब धीरे धीरे समय और परिवेश बदला है, इसलिए जब हिड़मा जैसे लोग मारे जाते हैं तो पूरा देश का ध्यान उस ओर गया। और ये तब से होना शुरू हुआ जब नक्सलवाद ऐसी विभीषिका बन गया था, जिससे 76 जवानों की लाशें देश के विभिन्न कोने तक पहुंची, और तब पूरे देश का ध्यान उस ओर गया कि नहीं, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में विशेष रूप से कुछ तो ऐसा भयावह हो रहा है जो सीमाओं तक में भी नहीं होता। इतना बड़ा नरसंहार सीमाओं में भी नहीं होता। आतंकवादी भी इतनी क्षमता नहीं रखते कि इतना भीषण जो है विभत्स हत्याकांड को वो अंजाम दे सके। न ही इतनी लाशें वो गिरा पाने में अब तक सक्षम रहे हैं जितना कि नक्सलवाद के द्वारा गिराई गई या नक्सलवाद के द्वारा किए गए नरसंहारों की अगर आप गणना करें तब। लेकिन वही बात कि ढाल उनके पास उपलब्ध थी शहरी नक्सलियों की। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ कविताएं लिखकर, कहानियां लिखकर, कहानियां गढ़कर लोगों को मति भ्रम में रखा और ये बताते रहे कि कहीं कुछ क्रांति हो रही है और ये लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। इसका कारण यह है कि पहले एक नैरेटिव स्थापित कर दिया गया था कि नक्सलवाद दरअसल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कोई ये नहीं जान रहा था कि नक्सलवाद के कारण भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। जब काउंटर नैरेटिव्स बनने लगे, जब सरकारों ने या इच्छा शक्ति ने ये मान लिया, देखिए कि कई सरकारें आई या गईं, हमेशा ये मैं मानता हूं कि जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी नक्सलवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। तेलंगाना का आंदोलन इच्छा शक्ति से दबा, तेभागा इच्छा शक्ति से दबा, नक्सलवाद बाड़ी इच्छा शक्ति से दबा, और वैसे ही जो है छत्तीसगढ़ या बस्तर या जो इस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नाम पर ये जो कुछ भी देश भर में के विभिन्न टुकड़ों में हो रहा था, ये जब तक सरकारी इच्छा शक्ति नहीं होती तब तक इसका दमन नहीं होना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित कर दिया, इस तारीख तक मुझे अवमुक्ति चाहिए। राज्य सरकारों के ऊपर दबाव हुआ, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई कि इस तारीख से पहले पहले। तो छत्तीसगढ़ कोर था। छत्तीसगढ़ से अगर नक्सलवाद मुक्त हो जाता है तो देश भर में, क्योंकि जब गुरिल्ला वारफेयर की हम लोग बात करते हैं तो गुरिल्ला वारफेयर में आधार इलाका की बहुत महत्ता होती। अगर गुरिल्लाओं के पास या जो लोग गुरिल्ला या छापामार युद्ध लड़ रहे हैं, दरअसल वो आमने सामने की लड़ाई कभी ना तो लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं। और नक्सलवाद पूरी तरीके से एक अनप्रोफेशनल फोर्स है, जिनके पास पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनके पास एक वैसे रणनीतिकार नहीं है जो ये जानते हो, जो संवेदनशीलता के साथ जानते हो कि युद्ध को कैसे लड़ा जाता है या युद्ध को कैसे लड़ा जाना है। लेकिन ये जो गुरिल्ला फोर्स है वो हमको अचानक हमला करना है, अचानक आश्चर्यचकित कर देना है, जो हानि पहुंचा दी वो पहुंचा करके सीधे भागना है और अपने सुरक्षित पनाहगाह में छुप जाना है। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र का अबूझमाड़ जो इलाका है वो माओवादियों का आधार क्षेत्र बन गया था। इसके कारण माओवादी इतनी वारदातों को करने के बाद भी अपने आप को एक सुरक्षित पनाहगाह में पाते थे। अबूझमाड़ चूंकि पूरा घने जंगलों से बना पूरा इलाका है जहां पर इनके लिए छुपना आसान होता था, इसलिए शायद इन्होंने अपना आधार वहां पर बनाया है। बिल्कुल, भौगोलिक क्षेत्र। देखिए नक्सलवाद बहुत आश्चर्य, देखिए नक्सलवाद यहाँ क्या पूरे देश भर में जल जंगल जमीन की समस्याएं नहीं है? क्या पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर गरीबी नहीं है, मजदूर नहीं है, किसान नहीं है, उनकी अपनी समस्याएं नहीं है? सबके सब ये व्यापक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये समस्याएं व्यापक है। और इन समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं वो अपने अपने तरीके से अपना प्रतिरोध भी सरकारों के समक्ष रखते हैं और सरकारें उनकी उस तरीके से सुनती और समाधान भी करती रही। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो घने जंगल हैं, जो बहुत दुर्गम टेरेन है, वहीं पर जो है इस तरीके की समस्याएं कंसोलिडेट होती या हो रही हैं? क्या छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में ही केवल जल जंगल जमीन की समस्या है? क्या अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में जल जंगल जमीन की समस्या विद्यमान नहीं है? क्या तमिलनाडु के जंगलों में नहीं है? क्या केरला के जंगलों में नहीं है? तो फिर यही क्यों और इसी जगह पर ये जो है पूरी बहस क्यों केंद्रित हो जाती है? जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। और तो दरअसल क्या है, वो ज्योग्राफी माओवादियों को बहुत हद तक सूट कर रही थी, इसलिए उन्होंने उस जगह को चुना और चुनने के बाद उन्होंने बहुत सारे कारक बनाए। तो ये उनका आधार इलाका था। और पूरे देश भर में इतने छत्तीसगढ़ में तो 4 दशक की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। 4 दशक में वो एकमात्र वही क्षेत्र देश भर में बना पाए जो उनका आधार इलाका था। जैसे ही उनका आधार इलाका छिना, अब माओवादी
कहीं के नहीं रहे, हर जगह से मारे जा रहे हैं, चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, समाप्त किए जा रहे हैं, क्योंकि अब वो वारदात करके छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आप देखिए, जब जैसे ही माड़ से वो समाप्त हुए, अब वो कभी तेलंगाना में मारे जा रहे हैं, कभी आंध्र प्रदेश में मारे जा रहे हैं, कभी गरियाबंद की तरफ मारे जा रहे हैं, कभी उड़ीसा की तरफ मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ये विभीषिका बहुत हद तक दूर दूर छिटक रही है। बिल्कुल। और जो आप बात कर रहे थे 76 जवानों की जब बात हुई थी, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसी जेएनयू में, दिल्ली के जेएनयू में इसका जश्न मनाया गया था कम्युनिस्टों ने। और बड़ा ही दर्दनाक है, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों की को इस तरह से उनका बलिदान हुआ और उसको जश्न मनाया गया। ये एक पूरा नेक्सस जो चलता था इन 10 वर्षों से पहले की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या ये एक पूरा प्रोसेस होता था कि जंगल में जो है माओवादी हत्याएं करेंगे, शहर में बैठे हुए अर्बन नक्सल उनको उनके महिमा मंडन करेंगे, और जो युवा शहरी युवा हैं उनका ब्रेन वॉश करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाए तो मानवाधिकार आयोग का की दुहाई देंगे। ये एक पूरा सिस्टम जो चल रहा था, इस सिस्टम को भी तोड़ने में इन पिछले 10 सालों में आपको लगता है क्या चुनौतियां आई होंगी? देखिए, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा था, इस सिस्टम को अगर नहीं तोड़ा गया होता तो आप, मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में पहले भी जो है माओवादियों के विरुद्ध बहुत सारे अभियान चलाए गए, लेकिन जब भी ये अभियान चलाए जाते थे तो तुरंत देश भर, बल्कि बहुत सारी मानवाधिकार की संस्थाएं बहुत तेजी से सक्रिय होती थीं। देश विदेश में बड़े बड़े सेमिनार्स आयोजित किए जाते थे, और वहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये स्थापित कर दिया जाता था कि फोर्स जंगल में जा रही है, वो ग्रामीणों के ऊपर अत्याचार कर रही है। और लोग ये देखिए, बस्तर एक ऐसी जगह है जहाँ हर दिन कम से कम माओवादियों ने हत्याएं की हैं, गला रेत कर हत्याएं की है, मुखबिरी के आरोप में की। उनको कुछ सिद्ध नहीं करना, उनको आरोप लगाना है और गला रेत देना है। सलवा जुड़ूम आंदोलन हुआ, और सलवा जुड़ूम के बाद जितने सलवा जुड़ूम के कार्यकर्ता थे, चुन चुन कर हजारों लोगों को मारा गया, लेकिन पूरे देश भर में खामोशी रही। ये खामोशी पैदा कहां से हुई? ये खामोशी उन लोगों के कारण पैदा हुई जो कलम घिस घिस करके एक तरीके का माहौल पैदा कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे, जब वही मैंने कहा कि इच्छा शक्ति, पहली चीज है कि एरिया डोमिनेशन। सरकारों को पता था कि अब वो सीधे सीधे जाकर के एकदम से अभियान चलाएंगे तो कोई ना कोई नैरेटिव बनाया जा सकता है, इसलिए बहुत सूझबूझ के साथ किया ये गया। हर 5 किलोमीटर पे कैंप खोले गए, उसके बाद उसके आसपास के एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, फिर अगले 5 किलोमीटर पे कैंप खोले गए। थोड़ा सा प्रोसेस धीरे थी, प्रक्रिया धीरे थी, लेकिन धीरे 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 करके जो है ये बहुत आसानी से किया गया कि माड़ छोड़ के को चारों तरफ से जो है घेर लिया गया। कैंप्स आगे बढ़ते गए और माओवादियों के क्षेत्र सीमित होते चले गए। इस प्रक्रिया से हुआ ये कि जैसे जैसे कैंप आगे बढ़ रहे थे, उस कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में लोग सरकार के साथ जुड़ने लगे, लोग सरकारी प्रक्रियाओं के साथ जुड़ने लगे, लोगों के आधार कार्ड बनने लगे, लोगों के राशन कार्ड बनने लगे, लोगों के वोटर कार्ड बनने लगे, और लोग सीधे सीधे लोकतंत्र के साथ जुड़ने लगे। उनको माओवादी व्यवस्था और क्या हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं के बीच का अंतर पता चलने लगा। ये कड़ी आगे बढ़ती चली गई और माड़ को चारों तरफ से घेर लिया गया। इसी बीच गृह मंत्री जी ने तिथि दे दी, और तब भी पूरे देश भर का ध्यान ये था कि पहले पूरे देश भर में ये लड़ाई लड़ ली जाएगी और सबसे आखिरी में अबूझ माड़ की तरफ फोर्स जाएगी। लेकिन कितनी कुशल रणनीति है कि चारों तरफ तो अपने टुकड़े टुकड़े में लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन फोर्स ने सबसे पहले माड़ के भीतर प्रवेश किया और माड़ में ही खात्मा करना उन्होंने शुरू किया। अब नैरेटिव इसलिए नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि चारों तरफ से एरिया डोमिनेशन फोर्स का था। फोर्सेस अब ग्रामीणों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज वो नहीं है कि आपने नैरेटिव बना दिया और अब आप उसको सिद्ध करते रहिए। अब चीज़ें देखी जा रही। अब तक सरकारों ने या हमारे सुरक्षा बलों ने तकनीक का सहारा लिया और बिल्कुल टारगेटेड अटैक किए। जो आप देखें कि अभी सीधे बसवा राजू मारा गया अपनी पूरी टीम के साथ, तो आप देखें बिल्कुल टारगेटेड अटैक था। ऐसा नहीं कि फोर्स गांव में घुसी, ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है, फिर उनकी निशानदेही पे कहीं जा करके वो किसी को पकड़ रही है। बिल्कुल नहीं। अब तकनीकों के माध्यम से उन्होंने अपने टारगेट सेट किए, फिर उस टारगेट के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया और उस टारगेट को नेस्तनाबूद किया। तो इस तरीके से जो है माओवादी बहुत अच्छी तरीके से जो है न्यूट्रलाइज हुए बस्तर में। और जब अबूझमाड़ में न्यूट्रलाइज हुए तो देश हिडमा को आंध्र प्रदेश के जंगल में मारे जाने की बड़ा आश्चर्य, जिसका पूरा जीवन जो है, पूरी कार्यशैली जो है वो बस्तर के भीतर है। जितनी घटनाओं को जो उसने अंजाम दिया, 500 से अधिक मौतों का वो जिम्मेदार है। वो सारे कुछ बस्तर परिक्षेत्र में, लेकिन आखिरी लड़ाई वो जाकर के आंध्र प्रदेश में लड़ता है।
वो इसलिए कि बस्तर के भीतर जमीन उनके पास उपलब्ध नहीं है जहां की वो खड़े होकर, जहां वो ठिकाना बना करके अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें, इसलिए वो आंध्र तेलंगाना की सीमाओं की तरफ भागे। बिल्कुल, ट्रेस, टारगेट एंड न्यूट्रलाइज, पूरी स्ट्रेटेजी पे हमारे सुरक्षा बलों ने काम किया और राजनीतिक इच्छा शक्ति होती ही है। हिडमा की जब हम बात कर रहे हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब विशेष तौर से जो लोग नक्सलवादियों की हिंसा को नहीं समझते हैं और अर्बन नक्सलों के हिसाब से अपने विचार रखते हैं, उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने आईसिस के आतंकवादियों की क्रूरता देखी है, लेकिन जब आप नक्सलवादियों की क्रूरता के किस्से सुनेंगे तो आपको आईसिस के आतंकवादी ज़्यादा मानवीय लगने लगेंगे। हिडमा की जब आप बात कर रहे थे, जो 500 हत्याएं की हैं, इनकी हत्याएं करने का तरीका कितना नृशंस होता था और क्या यही वो भय था जिससे वो जनजातियों को अपने साथ जोड़ते थे? देखिए, माओवादियों का जो जिस तरीके से हत्या करने का तरीका है वो बहुत ही विभत्स है। अब ये आमतौर पर जन अदालत लगाते हैं। जन अदालत में जन जैसा कुछ भी नहीं होता, या जन भावना का वो कद्र करने के लिए जन अदालत नहीं लगाते। किसी तरीके से न्याय की प्रणाली जन अदालत नहीं है। वहाँ पर वो हत्याकांड करते हैं। उनके नज़र में अगर कोई मुखबिर है, उनकी नज़र में अगर कोई ऐसा है जो सरकार के साथ मिला हुआ है या उस सरकार को सूचना पहुँचा रहा है, तो उस व्यक्ति को लोगों के सामने, उनके परिवार के सामने बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। मारे जाने में, या जब वो उसकी हत्या करते हैं तो हत्या करते समय वो कोई धारदार हथियार का भी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि धारहीन हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मरने वाला बहुत बुरी तरीके से चीखता हुआ और दर्दनाक मौत मरे। इस तरीके से दर्द भरी मौत देने के पीछे उनका कारण ये होता है कि जो कैडर वहाँ पर खड़ा है वो भी देखता हुआ दिल उसका दहल जाए और वो कभी भी संगठन को छोड़ करके जाने के बारे में नहीं सोचे। साथ ही साथ वो पूरा का पूरा गांव जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा है और वहीं पर अपने ही किसी अपने को मरते हुए, मार डाले जाते हुए देख रहा है, तो अंदर ही अंदर माओवादियों के प्रति डर से भरा रहे और वो किसी भी तरीके से जो है मुख्य धारा के साथ जुड़े नहीं। तो इसी डर, इसी भय के वातावरण को बना करके उन्होंने अपने कैडर को भी जो है अपने साथ अब तक जोड़े रखा और उन्होंने इसी वातावरण के कारण गांव के गांव जो है ऐसे बना करके रखे कि उस दहशत से कोई भी मुख्य धारा तक पहुंचा ही नहीं। और यही जो पूरा का पूरा वातावरण है, जो बाहर के लोग हैं उनको ऐसा लगता है जैसे लोग तो माओवादियों के साथ हैं। अभी हाल के दिनों में गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने एक बयान दिया था। वो बयान बहुत महत्वपूर्ण है। एक गृह मंत्री का विश्वास, आत्मविश्वास बताता है। वो कहते हैं कि किसी भी आतंकवादी को जब वो समर्पण कर देता है तो अगले दिन वो अपनी सुरक्षा में नहीं रख सकते, क्योंकि वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके उलट बस्तर का कोई लड़का जो कई दशकों माओवादी रहा है, वो कल अगर आत्मसमर्पण कर दे तो अगले ही दिन वो उसे अपनी सुरक्षा में भी रख सकते हैं और उनको ये पूरा विश्वास है कि वो लड़का अपने जान की आखिरी सांस तक उनकी रक्षा ही करेगा, वो धोखा नहीं देगा। इसकी वजह क्या है? विचारधारा से वो प्रभावित नहीं होते या उनको दहशत में रखकर उनसे ये काम कराया जाता है? देखिए, कोई भी आंदोलन जो होता है उस क्षेत्र का इनहेरेंट होता है। जैसे तेलंगाना से बस्तर की तरफ माओवादी आए, बस्तर के किसी अपने कारण से, बस्तर के भीतर पनपे किसी असंतोष से माओवाद यहाँ पर नहीं पनपा था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से सोचे समझे, क्योंकि मुलुगु के जंगलों में तब पीपुल्स वार ग्रुप का जो प्रणेता था कोंडापल्ली सीतारामैया, वो वहां पर आधार इलाका बनाने की लगातार कोशिश कर रहा था, असफल हो रहा था। उसकी असफलता जो है उस संगठन को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में भी बात की कि गुरिल्ला युद्ध के लिए आपको एक आधार क्षेत्र चाहिए, और ये कई किताबों में ये रेफरेंसेस आए हैं कि कोंडापल्ली सीतारामैया के बेटी और दामाद एम्स में डॉक्टर हुआ करते थे। बस्तर में उन दिनों मलेरिया इरेडिकेशन का एक कैंप लगा जहां पर ये आए। इन्होंने देखा कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो दरअसल आधार इलाका बनाने के लिए बड़ी मुफीद पड़ती है, और तब परिवार में आपसी जब चर्चा हुई होगी तब ये ध्यान गया कि नहीं, बस्तर एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहाँ की आधार इलाका बनाया जाए। बाद में 6 अलग अलग दल जो है बस्तर की तरफ, गढ़चिरौली की तरफ, उड़ीसा की तरफ माओवादियों द्वारा भेजे गए और अंततः माड़ जो है उसको वो अपना आधार क्षेत्र बनाने में सफल हुए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ
फॉरेस्ट वालों से परेशानी है, क्योंकि जो बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो चाहे टाइगर रिजर्व बना दिए गए, चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए गए, जहाँ ट्राइबल्स को कहा गया भाई यहाँ का वनोपज आप नहीं ले सकते। ये जो छुटपुट समस्याएं वहाँ पर विद्यमान थी, इन चीज़ों को उन्होंने उठाया। तेंदुपत्ता के दाम बढ़ाने हैं, इसको उठाया। इन विषयों को उठा करके उन्होंने आरंभिक सहानुभूति इस क्षेत्र में आदिवासियों की जो है वो उसमें सफल हुए उसको स्थापित करने में, और फिर वो अपने असली उद्देश्य और अपने असली चेहरे के साथ सामने आए। उन्होंने फिर यहाँ के लड़कों को धीरे धीरे मोल्ड किया, बंदूकें थमाई, और फिर इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने युद्धरत क्षेत्र में बदल दिया। आप देखें कि ये पूरा युद्ध तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, आसपास से शिफ्ट हो गया, वो बस्तर की तरफ केंद्रित हो गया, जहां के लोग लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, लड़ना चाहते ही नहीं थे। ये लड़ाई उनके सपने में भी नहीं थी। लेकिन ये लड़ाई बस, मैं हमेशा कहता हूं, मैंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है कि बस्तर आंध्र तेलंगाना के शहरी माओवादियों का उपनिवेश है। उन्होंने जो उनके जो थिंक टैंक है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सोचा, समझा, योजना बनाई और बस्तर क्षेत्र को उन्होंने इस्तेमाल किया। यही कारण है कि गृह मंत्री का ये विश्वास है कि ये लड़के, क्योंकि ये अपनी खुद की लड़ाई होती, अपने किसी असंतोष से लड़ाई होती, तो वो जो है उसकी एक अपनी व्यापकता होती। यहाँ तो आप डरे हैं, सहमे हैं, दबाव में हैं, आपको जन अदालत का डर है, आपको मारे जाने का डर है। आप उन सब परिस्थितियों के बीच बंदूक लेकर के 13-14 साल के लड़कों को, बल्कि और भी कम उम्र के लड़कों को बाल संगम में जोड़ दिया जाता है। लड़के लड़कियों दोनों को बाल संगम में जोड़ लिया जाता है। उस उम्र में, जिस उम्र में व्यक्ति अपने बारे में भी नहीं सोचता, वो ये भी नहीं जान पाता, बिल्कुल कच्ची उम्र। क्या बाल संगम में क्या होता है वैसे? जब माओवादी अपना कैडर बहुत देख लेते हैं, सक्रिय लड़का है, ये संगठन के काम का है, बहुत बचपन में ही इन लड़कों का चुनाव करते हैं, उन लड़कों को संगठन के साथ जोड़ लेते हैं। जो बाल संगम होता है वो मुखबिरी का काम करता है। फोर्स कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, किधर आई है, कौन सा पुलिस वाला है, किससे मिला है, किधर जा रहा है, किधर रहता है, इस तरीके से ये सूचनाएं इनको कोई, भाई छोटे बच्चे हैं, उसके ऊपर कोई शक नहीं करता। और इस शक न करने को आधार बना करके ये क्या करते हैं, माओवादियों तक पूरा संदेश पहुंचाते हैं कि पुलिस फोर्स की मूवमेंट यहाँ से हो रही है, आप यहाँ से निकल सकते हो, या आप यहाँ एम्बुश लगा सकते हो, यहाँ मार सकते हो। ये सारा कुछ, ये जो गतिविधियां हैं मुखबिरी की, बाल संगम, यहाँ से माइंड मेकअप करना, यहाँ से, और इनमें से फिर अच्छे लड़कों को 14-15 साल की उम्र में ही बंदूकें थमा के इनको जंगलों में भटकाना शुरू करते हैं। उनका जो है माइंड मेकअप करना, उनको लड़ने के लिए तैयार करना, और उन जो कच्ची स्लेट में जो लिख दो वही लिखा जाता है। और इसी तरीके से बस्तर में जो आदिवासी लड़के हैं उनको उन्होंने कैडर बनाया है। यहाँ पर कोई इस तरीके के नहीं कि सेल्फ मोटिवेटेड हो और उठ करके निकल आए कि हम जो है इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूरी तरीके से योजनाबद्ध, सोचा समझा और गढ़ करके दिया गया प्लॉट है, जो कि शहरी नक्सल। इसलिए मैंने कहा कि आज हम सफल क्यों हुए, क्योंकि ये लड़ाई कई स्तरों पर लड़ी गई। बंदूक से लड़ी गई, बंदूक वाले नक्सलियों के खिलाफ, कलम से लड़ी गई, कलम वाले नक्सलियों के खिलाफ, और एक इच्छा शक्ति और योजना के साथ एरिया डोमिनेशन किया गया और नक्सलवादियों से इस लड़ाई को जीतने का प्रयास किया गया। और अब हम लोग आखिरी पायदान पर हैं। और यही आखिरी पायदान की डेडलाइन भी दे रखी। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये बच्चों का ये बाल संगम की आप बात कर रहे थे, पिछले कुछ सालों के अंदर हजारों माओवादियों ने सरेंडर भी किया है, कई नक्सलियों ने। आप जिन लोगों से मिले हैं, उन लोगों से जब आपने बातचीत की, सबकी अपनी एक कहानी होती है, नक्सलियों से जुड़ने की भी और वहाँ से बाहर निकलने की भी। क्या उन्होंने बताया आपको कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो जुड़े, और ऐसी क्या वजह रही कि उनको वहाँ से निकलना पड़ा? कुछ अगर आप उदाहरण दें जिनसे आपने बात की है। जी, देखिए, जुड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक प्रमुख कारण तो ये है कि हर घर से एक लड़का देना ही होगा। आप चाहें न चाहें, हर घर से एक लड़का या लड़की देना ही पड़ता था, नहीं तो पूरे परिवार को मार देते थे, दबाव डालते थे, धमकाते थे, आरोप लगा देंगे, या किसी न किसी का जो है परिवार में से किसी को जो है मुखबिर बता करके खत्म कर देंगे। माओवादियों के पास तो बहुत सारे टूल है, बहुत सारे रास्ते हैं दहशत पैदा करने के। एक माओवादी है अर्जुन, जिससे मैं मिला था, उसने अपनी कहानी बताई, और वो कहानी इतनी दर्दनाक थी कि उसने जो है कई दिनों तक मुझे ठीक से सोने नहीं दिया। उसने बताया कि उसने अनपढ़ लड़का है और उसने 3000 से अधिक माओवादी गीत लिखे हैं। अपनी कहानी बताते हुए वो कहता है कि माओवादी जो है वो परिवार बनाने नहीं देते, शादी तो करवा देते हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने की इजाज़त वहाँ पर नहीं है। आमतौर पर नसबंदी करवा दी जाती है जो कैडर शादी करना चाहता है उनकी। लेकिन इसकी पत्नी जो है, जिससे इसकी शादी हुई, वो गर्भवती हो गई थी।
दबाव डाला गया कि भाई गर्भ जो है धारण ना करे, बच्चा गिरा दे। लेकिन ऐसा नहीं ये जो दंपति वो ऐसा नहीं चाहता था। बहुत समय तक इन्होंने जो है संगठन के साथ अनुरोध किया कि नहीं, हम बच्चा नहीं गिराना चाहते। संगठन ने बहुत योजनाबद्ध रूप से दोनों को अलग अलग दल में भेज दिया। इस बीच में पत्नी पर बहुत दबाव बनाया गया और आखिरकार में उसको किसी जो है नीम हकीम के पास से जो है अबॉर्शन कराने के लिए भेज दिया गया। बच्चे की तो मौत हो गई। पत्नी जब मरणासन थी तब इसको बताया गया कि पत्नी मरने वाली है, जाकर के मिल लो। और ये उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ये उसके जीवन का जो है, मैं इस क्षण ने एक बदलाव लाया कि अब यहाँ से निकल जाना है, और निकल के मुख्य धारा में आ गया। ऐसा ही एक लड़का, मैं इस समय क्योंकि मैंने 100 इंटरव्यू लिए तो सबका नाम के साथ तो मैं चिन्हित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये कहानी जो है बहुत दर्दनाक है। उसने बताया था कि वो कैडर जो था वो दल का लीडर था, और उसके एक जो साथी है वो रात को अचानक भाग गया, और भाग करके वो सरेंडर करने जा रहा था, आत्मसमर्पण करने जा रहा था। तो लोग, इसके जो साथी हैं वो गए उसके पीछे पीछे, और आखिरकार में शहर में वो सड़क में जाने से पहले उस लड़के को पकड़ लिया गया। जब लड़के को पकड़ लिया गया तो उस लड़के ने इससे अनुरोध किया कि भाई तुम ही मेरे लीडर रहे, इतने समय तक मैंने तुम्हारे साथ में, तुम्हारे अंडर में काम किया, तुम जो आदेश देते थे मैं पालन करता था, लेकिन अब मैं नक्सलवादी नहीं रहना चाहता, मैं इस पे काम नहीं करना चाहता, और अब मैं वापस लौटूंगा भी तब भी तो मार दिया जाऊंगा, क्योंकि मैं भागा था तो मुझे मुखबिर बता के या कुछ भी बता के लोग मेरी हत्या कर देंगे। तो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं सरेंडर करूंगा। मैं किसी को ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि नक्सलवादियों के साथ मेरा क्या संबंध रहा, मैं बस सरेंडर करने जा रहा हूँ। ये साथी था, इसको ये बात लगी कि हाँ, इसने मेरे साथ में इतने लंबे समय तक काम किया। और जो सहानुभूति, बस्तर का आदिवासी आम तौर पर बहुत सहानुभूतिपूर्ण और बहुत ही नर्म हृदयी लड़के होते हैं। उसने इसको तो छोड़ दिया। साथ के जो उसके साथी उसको पकड़ने के लिए आए थे उनको भी बोला कि हम जाएंगे संगठन में, ये बताएंगे हमने पकड़ तो लिया था, लेकिन वो फिर हमसे छूट करके भाग गया और उसने जो है वो चला गया जंगल में। जब ये पूरा दल वापस आया तो पेशी हुई इसकी, और बाद में जो है इसकी जो इसने सफाई दी उस सफाई को सुना नहीं गया। 3 दिन तक उल्टा पेड़ पर टांग करके उसको रखा गया। बुरी तरीके से वो दिन रात मारते थे, उतारते थे, थोड़ा बहुत खाना देते थे ताकि जिंदा रहे, फिर उल्टा लटका देते थे। इस तरीके से जो है 3 दिन के बाद उसके घर परिवार से लोग आए, उन्होंने अनुरोध किया किसी तरीके से इस आधी लाश को जो है अपने साथ जो है गाँव लेकर के गए। और कुछ दिनों तक उसको ये था कि तुम सरेंडर नहीं करोगे, तुम गाँव से, घर से बाहर नहीं निकलोगे। और कुछ समय के बाद जब उसने मौका देखा और फिर उसने सरेंडर किया। तो इस तरीके की बहुत सारी दर्दनाक कहानियां जो है, आप एक एक जो समर्पित माओइस्ट रहे हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो अपने भीतर जाने का कारण बताएंगे, वहाँ टिके रहने का कारण बताएंगे, और वहाँ से निकल करके भागने का कारण बताएंगे। और सब कारण बहुत ही दर्दनाक है। कुछ महिलाएं भी उन्होंने उनका भी इंटरव्यू किया है, क्योंकि हम महिलाओं की बात करते हैं। हिडमा की पत्नी भी साथ में मारी गई है, और कई हमने देखी हैं जो महिला माओवादी नक्सली होती हैं वो भी उतनी ही क्रूर हो जाती हैं। कईयों ने सरेंडर किया भी है। आप महिलाओं से भी मिले होंगे, उनकी क्या कहानी, किस तरह का व्यवहार रहता है वहाँ पर? देखिए, महिलाओं को लेकर के जो है कई अलग अलग तरीके की कहानियाँ सामने आती हैं। पहले तो उनको अंदर ले जाने के पीछे का कारण यह है, बस्तर की महिलाएं बहुत टफ हैं, लंबा चल लेती हैं, मानसिक रूप से बहुत दृढ़ हैं। अगर वो उनको जो है लड़ने के लिए कहा जाए तो बहुत एकाग्रचित्त होकर लड़ाई लड़ती हैं। और ये जो है बस्तर की महिलाएं हैं, नक्सलवादियों का बहुत ही ताकतवर वेपन रही हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ बस्तर में सामने आती है उसमें महिला नक्सलियों की बहुत भूमिका देखी गई है। ज़्यादातर महिलाएं घर से जो एक सदस्य लिया जा रहा है उसके तहत जाती हैं। कुछ पारिवारिक कारणों से भी अंदर गई हैं कि पिता शराब पी रहा है, घर में जो है उस तरीके की इज्जत नहीं है, पिता ने दूसरी शादी कर ली है, घर के अंदर वातावरण बहुत खराब है, कुछ इस तरीके के भी कारण है। एक लड़की तो जिससे मेरी राजनांदगांव के पास बातचीत हुई, वो इसलिए चली गई कि जो है पिताजी पढ़ने के लिए बोल रहे थे, मास्टर स्कूल में मार रहा था, और वो जो है इस चीज़ से कोप अप नहीं कर रही थी। नक्सली गाँव में आए थे, वो अपना प्रचार कर रहे थे, और वो इसलिए चली गई। जब जंगल चली गई, साल भर के बाद उसको समझ में आया वो तो फंस गई है, वो इससे बेहतर तो वो घर में थी, इससे बेहतर तो वो स्कूल में थी। और ये बहुत सारी चीज़ें जो दुविधा होती, क्योंकि वो उम्र 12, 13, 14 साल उम्र जो है वो अपने बारे में ही ठीक से व्यक्ति सोच नहीं पाता, आत्मविवेचना नहीं कर पाता। उस समय उस उम्र में वो बंदूक पकड़ने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। इसलिए अगर हम ये कहें कि उस उम्र में वो क्यों जुड़े, तो उस उम्र में तो वो मनोविज्ञान है, जिस मनोविज्ञान को माओवादी थिंक टैंक ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि यही उम्र ठीक है। इस उम्र के बाद
मैंने देखा, हमने 100 नक्सलियों का एनालिसिस किया, उसमें ये पाया कि जिसने भी 10वीं से ऊपर की पढ़ाई कर ली, वो ज़्यादा देर तक संगठन में टिका नहीं। अच्छा। अगर वो संगठन के अंदर गया भी है तो हम्म। संगठन में उसको या तो कोई ऐसा एनालिस्ट का पद देना पड़ा या ट्रेनर का पद देना पड़ा, या कुछ समय के बाद क्योंकि उसके मन मंथन में जो ये चीज़ें चल रही हैं कि मैं यहाँ था, मेरा कैरियर ऐसा हो सकता था, तो मैंने इतना पढ़ लिया तो मैं आगे ये कर सकता था। लेकिन इसलिए आप देखें कि इनका पूरा कैडर का जो एनालिसिस है, मैं देखता हूँ 5वीं से कम पढ़े लड़के, 5वीं तक पढ़े, 6ठी तक पढ़े। खुद हिड़मा की अगर आप बात कर रहे हैं तो 5वीं तक पढ़ा हुआ है। हम्म। मतलब एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके पास सोचने समझने का बहुत सीमित आकाश होता है, लेकिन एक व्यक्ति जो 10वीं पढ़ लिया, 11वीं पढ़ लिया, 12वीं पढ़ लिया, उसके पास अब सोचने का आकाश है। वो विज्ञान पढ़ चुका है, समाजशास्त्र पढ़ चुका है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ चुका है। उसको पता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और वो किस कुएं में है। तर्क शक्ति उसके अंदर होगी। तर्क शक्ति विकसित हो जाती है। तो इसलिए माओवादियों ने कैडर बहुत सोच समझ के, तो महिलाओं के साथ कई है, ऐसा नहीं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ही होता हो। बहुत सारे जो माओइस्ट हैं उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं जिसके तहत जो है महिलाओं के साथ वो कोशिश करते हैं कि उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं हो, ताकि महिलाएं उनके साथ जुड़े रहें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बनाए रहे हैं और कैडर उसका पालन भी करते हैं। बहुत सारी महिलाओं की बहुत सारी कहानियां मेरे पास ऐसी हैं जहां उनका शारीरिक या मानसिक शोषण भी हुआ है, और उसके कारण कई ने आत्महत्याएं संगठन में रहते हुए भी की हैं, और कई छटपटाते हुए बाहर आई हैं और उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानियां बताई हैं। आपने याद होगा कि बंगाल में एक नक्सली महिला थी, उसने एक पूरी डायरी लिखी थी जिसमें उसने आरोप लगाए थे कि किस तरीके से उसका शोषण हुआ, और वो पूरी कहानियां उसके बाद सामने आई कि माओवादी जो है महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं अपने कैडर के भीतर। तो ये जो है बहुत स्पष्ट है कि ठीक है, ऊपरी तौर पर देखने को ये लगता है कि उन्होंने ये रखा है कि जो पूर्व आप एक दूसरे के साथ जो है पर्याप्त दूरी रखते हैं, वो है कोशिश करते हैं कि जो है किसी तरीके का कोई कैडर। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए कि कोई कैडर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता हुआ पाया जाता है, सिद्ध होता है, तो सजा क्या है? सजा यह है उसका जिस पद पे वो काम कर रहा है उसे डिमोशन कर दिया जाएगा। जिस पद पे वो काम कर रहा है उस पद की सैंक्टिटी क्या है? वो महासचिव हो या कि एक सामान्य कैडर हो, उस पद की महत्ता क्या है? वो जो एक अनऑर्गेनाइज्ड अनप्रोफेशनल फोर्स में किसी को कुछ भी बना दीजिए और किसी भी पद में चढ़ा दीजिए, किसी भी पद से डिमोट कर दीजिए। लेकिन महिला के साथ दुर्व्यवहार करने की सजा माओवादी संगठन में डिमोशन थी, तो उसका डिमोट कर दिया गया। 2 साल के बाद वो लोगों के बीच में लोग उसकी बुरी नजर से देखेंगे कि उसका डिमोशन हो गया, और फिर उसके बाद क्योंकि आवश्यकता है तो फिर उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से माओवादी संगठन में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को डील किया जाता है। और फिर मैंने अर्जुन की कहानी आपको बताई कि आपकी वहां पर इच्छा शक्ति कुछ नहीं है, आप परिवार के रूप में एक साथ रह नहीं सकते, एक दूसरे के साथ शादी कर भी दी जाती है तो प्रायः कोशिश की जाती है कि दोनों पति पत्नी अलग अलग दल में रहें, महीने में 1 बार या 2 बार उन लोगों को मिलने दिया जाता है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी परिघटनाएं जहां आपकी व्यक्तिगत जिंदगी नहीं है, आपको सिर्फ संगठन के लिए जीना, खाना पीना, सोना है। और इसलिए ये वैवाहिक कारण भी है। ज्यादातर जो लोग वहां से भागते हैं वो पति पत्नी एक साथ भागते हैं, क्योंकि आखिरकार जब विवाह हुआ तो उनके बीच में कोई ना कोई मानसिक बॉन्ड तो बना ही है, और वो बॉन्ड भी उनको प्रेरित करता है कि बहुत हो गया, बहुत बंदूक उठा लिया, चलो एक बार जो है कोशिश करते हैं, निकल के भागते ही हैं। और आरंभिक जो सरेंडर हुआ, अब तो नक्सलवाद जो है क्रश हो रहा है, इसके कारण लोग डर के सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन आज से 3 साल 4 साल पुराने जो सरेंडर्स हैं और उसमें ज्यादातर दंपत्ति एक साथ भागे कि वो एक बेहतर जीवन की चाह में निकल गए कि कम से कम हम लोग बाहर निकलेंगे तो एक साथ तो रह पाएंगे, अपना परिवार तो बना पाएंगे। ये वही देखिए, ये वो अमानवीय इनकी हरकतें हैं जिनको ढांकने के लिए मानवाधिकार का इस्तेमाल अर्बन नक्सल करते रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। जिस विकास की ये लोग बात करते हैं, जिन अधिकारों की, जल जंगल ज़मीन की ये माओवादी अक्सर बात करते हैं, आप ये देखिए कि उन्होंने किस तरह से उन राज्यों का विकास रोका है। अब छत्तीसगढ़ की ही अगर हम बात कर लें, आज अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वहाँ पर कितने रिसोर्सेज हैं, प्रचुर मात्रा में डेवलपमेंट की कितने स्कोप है, उसके बावजूद जब भी बात होती है, बस्तर की बात आती है, वहाँ पे नक्सलवाद की बात आ जाती है, और वहीं से जो है वहाँ पे उसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि कौन इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अब तस्वीरें पूरी तरह से बदल रही हैं। इस चीज़ में एक सबसे बड़ी बात यही है, जो 10 साल में हुआ वो उससे पहले क्यों नहीं हुआ। आखिर ऐसा कौन सा इनका नेटवर्क या किस ऑर्गेनाइज्ड वे में ये लोग काम करते थे, जो तब की सरकारों के अंदर एक तो इच्छा शक्ति नहीं थी, दूसरा ये कि उससे मुकाबला नहीं कर पाते थे।
पहले तो विकास वाली बात का मैं उत्तर देना जी। चाहूँगा कि आज से 1 दशक पहले तक मैं काम जब कर रहा था तो हमें होता था कि दंतेवाड़ा से कोंटा तक अगर जाना है, कोंटा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है, तो जब हमको वहाँ तक जाना है तो पूरे दिन भर में वो जो है हमें 7 से 8 घंटे लग जाते थे, जो 1.5-2 घंटा 3 घंटे मैक्सिमम 2.5 घंटे का रास्ता है, 7 से 8 घंटे लग जाते थे उबड़ खाबड़ रास्ता। और वहाँ तक पहुँचते हुए जैसे ही हम कोंटा पहुँचते थे उसके बाद जो सड़क थी वो 6 लेन सड़क लगती थी आंध्र तेलंगाना की। ये जो डिफरेंस था, वहाँ से माओवादी आए और इस पूरे क्षेत्र का सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन वही आंध्र वही तेलंगाना वो विकसित राज्यों की श्रेणी में रहा और छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से मटियामेट करके इन्हीं माओवादियों ने रखा। इन्होंने फोर्टिफिकेशन किया। फोर्टिफिकेशन मतलब जगह 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 सड़कें काट दी। क्यों हमको 7 से 8 घंटे लगते थे? क्योंकि सड़कों को लगा कनेक्टिविटी काट दी, जितनी मुख्य सड़कें थी जगह जगह तक उसको काट दिया जी। और काटने के बाद अब परिवहन अंदर नहीं, सड़कें मतलब लोग अंदर नहीं जा सकते, केवल ग्रामीण वहाँ पर जो कच्चे रास्ते हैं उनके माध्यम से आ सकते हैं, वो सारे रास्ते माओवादियों दे। तो इसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं, किलाबंदी। उन्होंने इस तरीके से किलाबंदी करके अपने क्षेत्र को जो है बिल्कुल जैसे पुराने समय पे किलेबंदी किए जाते थे, जगह जगह खाइयाँ खोदी हुई हैं, गड्ढे खोदे हुए हैं, सड़क को बिल्कुल निश्चित अंतराल पे वो कर दिया है, फिर आईडीज लगा दिए गए, वो सब कुछ करके उन्होंने फोर्टिफाई कर रखा था। जब माओवादियों से लड़ाई आरंभ हुई और जब ठीक तरीके से सोचा गया तो सड़कों पर ध्यान दिया गया कि पहले सड़कें बनाओ। आपको मैं बताऊं, जो वामपंथी हैं बहुत हम ये सोचते हैं ना कि 5 साल 6 साल अभी ये समस्या और अभी इसका समाधान हो। नहीं नहीं, वामपंथी एक बहुत लंबी सोच, 10 साल 20 साल 50 साल की सोच के साथ काम करते हैं। आपको याद होगा कि माओवादियों ने 2050 का विजन दिया था, जहां वो लाल किले पर लाल निशान लगाने का अपना सपना देखना चाहते थे। मैं ब्रह्मदेव शर्मा की बात करता हूँ, वो वामपंथी चिंतक रहे हैं और बस्तर में वो 60 के दशक में कलेक्टर रहे। उन्होंने अबूझमाड़ में सड़कें बनाने की एक योजना थी, उसको बंद करवा दिया। उनका ये कहना था कि जहाँ जहाँ सड़कें जाती हैं, सड़कों की बीमारी भी जाती है, तो सड़कें नहीं रहेंगी तो आदिवासी अपनी संस्कृति अपना समाज सुरक्षित रह सकेंगे। चलिए एक बार तर्क के लिए मैं इस बात को मान लेता हूँ। जब सड़कें नहीं थी तो हुआ क्या कि उन्होंने साथ साथ में प्रशासन को भी वहां से विलोपित कर दिया। एक पास बनता था, वो पास 1 घंटे का पास मिलता था। आपको माड़ की तरफ जाना है तो 1 घंटे का आपको कलेक्ट्रेट से पास इशू कराना पड़ता था, तब आप माड़ में 1 घंटे में तो माड़ का एक हिस्सा भी कवर करके आप बाहर आ जाते थे। भीतर पोस्ट ऑफिस थे, भीतर स्कूल थे, भीतर अस्पताल थे, जो कुछ भी था पहले जो ब्रिटिश कालीन इंफ्रास्ट्रक्चर था सब तबाह हो गया, क्योंकि अब अंदर कोई आ नहीं सकता था, सबको बाहर कर दिया गया, सड़कें बंद हो गई सब, और भीतर एक जिंदा मानव संग्रहालय बना दिया गया। ये सोचा समझा एक विचारक के द्वारा बनाया गया मानव संग्रहालय था। इसी के कारण आप देखिए माओवादियों को किसी भी क्षेत्र में जाना है तो उनको एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, लड़ाई लड़ने के बाद ही किसी क्षेत्र को वो कब्जा सकते हैं। लेकिन अबूझमाड़ उनको थाली में परोस कर दिया गया, वो थाली में परोसा हुआ क्षेत्र था, वो अंदर घुसे क्योंकि अंदर प्रशासन था नहीं, पुलिस थी नहीं, और सिर्फ वो जो है उस जिंदा मानव संग्रहालय था जहाँ जिसको कि उन्होंने अपने कब्जे में किया और अपनी व्यवस्था को वहाँ पर वो चलाने लगे। तो ये जो है सीधे सीधे जो है हमको स्पष्ट दिखाई देता है कि जैसे जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को काटा वैसे वैसे माओवाद उस क्षेत्र में बहुत आसानी से पनपा। बाद में जब सरकारों को ये समझ में आया तो उन्होंने पहला काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो थी सड़कें। और जितनी बहुत जवानों ने शहादत दी है, 1-1 किलोमीटर सड़क बनने में कई कई जवान मारे गए, क्योंकि अब उन्होंने जो है सड़कों के नीचे आईडीज लगा रखे थे, विस्फोट किया, एम्बुश लगाए, उसके बावजूद जो है कोने कोने तक सड़कें बनी। एक तरफ कोंटा तक का परिवहन हुआ, दूसरा जगरगुंडा जो माओवादियों की उप राजधानी हुआ करती थी, जहाँ पर ये हिड़मा जिसकी बात हम आज कई बार कर चुके हैं, वो सक्रिय रहा है। उस पूरे क्षेत्र तक जो है एक तरफ दोरनापाल, दूसरी तरफ दंतेवाड़ा आरनपुर से होते हुए सड़कें बनी, बीजापुर का पूरा सड़क नेटवर्क जुड़ा। इस तरीके से जो है कोने कोने से बस्तर को सड़क के द्वारा जोड़ा गया। ऐसे दुर्गम रास्ते जो आमतौर पर माओवादियों के लिए सेफ हेवन हुआ करते थे, वहाँ पर जब सड़कें चलने लगी, परिवहन जाने लगे, लोगों का आवागमन सुगम हुआ, तो स्वाभाविक था कि उनके लिए एक बहुत सुविधाजनक क्षेत्र हटा, फोर्स आराम से मूवमेंट कर सकती थी। जब फोर्स आराम से मूवमेंट करने लगी तब हुआ कि ये पीछे की तरफ गए। इस बीच में समानांतर रूप से एरिया डोमिनेशन, क्योंकि सड़कें बनी तो अब आपके लिए एरिया डोमिनेशन करना आसान था। हमारे कैंप तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे और कैंपों ने जो है उसको कवर किया। जब कैंप कवर किए तब फोर्स अंदर जाकर के उन्होंने सीधे डायरेक्ट स्ट्राइक किया अबूझमाड़ के भीतर। साथ साथ समानांतर रूप से शहरी नक्सलवादियों से लड़ा गया। ये देखा गया कि
आप देखिए इसी बीच में भीमा कोरेगांव कांड हुआ। बिल्कुल, मैं अभी उसी पे आ रही जी। थी कि इसी बीच में हुआ, और जो जिनकी गिरफ्तारियां हुई उसको लेके कितना बवाल वामपंथियों ने जी, किया। इस बीच में भीमा कोरेगांव प्रकरण हुआ और हम्म। उसमें कई सफेदपोश ऐसे लोग सामने आए जिनके बारे में जो है जिनका जो चेहरा था वो समाज सेवियों का हुआ करता था। हम्म। और तब पूरे देश भर को पता चला कि ना, नक्सलवाद की लड़ाई यहाँ भी चल रही है। यहाँ भी एक ऐसे ऐसे सिंपैथाइजर्स हैं जो दरअसल उनके लिए शील्ड का काम कर रहे थे। भीमा कोरेगांव एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ नक्सलवाद, शहरी नक्सलवाद को पूरे देश भर ने बारीकी से समझा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग, एक तरफ तो नक्सलवादी जो है परास्त हो रहे थे बंदूकों से, दूसरी तरफ शहरी नक्सलवादियों को भी ये समझ में आया कि अब हमारा समय धीरे धीरे जा रहा है। इसलिए अब वो उस तरीके से शील्ड और शेल्टर नहीं बने, लगातार लड़ाइयाँ होती रही। हालांकि अभी जब हिडमा की मौत हुई उसके बाद मैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया को बड़ा एक्टिव दिख रहा हूँ। कई तो हिडमा के ऊपर कविताएं लिख रहे हैं और ये वामपंथियों की कार्यशैली है। वो बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिखा करते हैं जिन कविताओं के अंदर आत्मा नहीं होती, हाँ, शब्द बहुत होते। होते। पेड़ के ऊपर चढ़ा और क्रांति हो गई और जमीन पे उतरा और धरती हिल गई, उस टाइप की वो बड़ी कविताएं लिख देते हैं। और बड़े उसमें ऐसे ऐसे खोजी बिंब होते हैं जिसमें सिर्फ फोड़ लीजिए अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन कविताएं मतलब वो आपको कबीर से लेके मुक्ति बोध तक इस टाइप की मतलब ऊट पटांग लिखने वाले को कुछ भी बना सकते हैं, जिसको बकैती कहा जाता है। बिल्कुल, ये वामपंथियों की कार्यशैली, वो कुछ भी बना सकते हैं। वो चिड़िया उड़ी दाना लेकर के वो जहाँ उतरी वहाँ जमीन में गड्ढा हो गया और उसके भीतर से जो है लावा निकला और क्रांति हो गई। बस इस तरीके की कविताएं मतलब खूब लिखी जा रही है इन दिनों, बहुत मैं देख रहा हूं, के लिए ना बहुत लिखी जा रही है और बड़ा अमर रहे और श्रद्धांजलि और मोमबत्ती और फूल। दरअसल ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा नैरेटिव कायम रहे, जिंदा रहे, ताकि आज अगर ये लड़ाई कुचल भी दी जाए तो 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर इसी जगह से उस लड़ाई को जिंदा रखा जा सके। इसलिए ये मोमबत्तियां, ये फूल, ये नारे, ये जिंदाबाद, ये मुर्दाबाद बहुत ध्यान से देखे जाने वाले अवस्थाएं हैं। वे कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी हमारी एजेंसियों को नजर रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि माओवाद सचमुच में समाप्त हो, अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक निर्धारित तिथि आपने दे दी है, इसके बाद माओवाद जिंदा न रहे, तो ये जो उठने वाले सिर है, ये जो धीरे धीरे चोरी छुपे जो है अपनी सहानुभूति का स्वर आगे कर रहे हैं, इनके पूरे बैकग्राउंड का हमको पता होना चाहिए। कि क्योंकि माओवाद जो है असल में शहरी नक्सलवाद की ही देन है। सोचा समझा, योजनाबद्ध किया हुआ पूरा अभियान है। तो ये सोचने समझने वाले दिमागों को ठीक से पढ़ना होगा। जब हम इन दिमागों को कुचल पाएंगे, समझ पाएंगे, दबा पाएंगे, तभी हम ये मान सकते हैं कि नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च अगर जो दिया गया डेडलाइन है, उसमें अगर ये बंदूकधारी माओवादी नक्सली खत्म भी हो जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इस विचारधारा का क्या। एक ऐसी विचारधारा जो जंगल और ज़मीन के नाम पर मासूम निर्दोष जनजाति लोगों के साथ अत्याचार करती है, उनको बरगलाती है, उनको भी ये समझाना पड़ेगा। जो एजुकेशन के माध्यम से आप बात कर रहे हैं या जो विकास वहाँ पर हो रहा है, उससे वो देखेंगे, समझेंगे कि कौन उनके भले के लिए काम कर रहा है। क्योंकि एक ऐसे विचारधारा है जिसके, देखिए कोई भी विचारधारा होगी उसके इंटेंशन पे सबसे पहले सवाल उठता है। इस विचारधारा के बाद किसने क्या पाया और क्या खोया, ये वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा। और इस तरह की विचारधारा को पनपने देना है या नहीं पनपने देना, ये वहाँ के लोगों की जागरूकता ही सही तरीके से इस चीज़ को समझ सकती है और रोक सकती है। तो समझना यही है कि विकास चाहिए, आपको अपनी एरिया का डेवलपमेंट चाहिए, रोज़गार चाहिए, जहां आप रह रहे हैं वहां से निकलने वाले लोगों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, या फिर जंगलों के अंदर माओवादियों के नियंत्रण में रहकर उनके मोहरे बनकर आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, उनके मोहरे बनकर आप रहना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को आप क्या देना चाहते हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शायद इस विचारधारा के ऊपर काम करना ज़रूरी है। आप बंदूकों से तो लोगों को आप मार देंगे या समर्पण करा देंगे, लेकिन विचारधारा की जो जड़ है उसको रोकना आपको लगता है बस ये एक बड़ा चैलेंज है, इस पर अगर काबू पा लिया तो शायद काफ़ी चीज़ें हल हो जाएंगी। देखिए, अगर विचारधारा पे काबू पा लिया, अब बंदूक पर काबू पा लिया, तो ये कभी ना कभी पनपेगा। हमने बात की कि हम अगर जो शुरू करते हैं तो आप देखिए तेभागा किस समय शुरू हुआ? जिस समय डायरेक्ट एक्शन डे चल रहा था, उस समय तेभागा मूवमेंट की कोई आवश्यकता नहीं थी उस समय किसी भी। लेकिन जो किसान सभा की आड़ में माओवादी जो कम्युनिस्टों ने जानबूझ करके उस अराजकता को हवा दी। तेभागा मूवमेंट, बटाईदार और जो जमींदार हैं उनके बीच में अब 50-50 का वैसे ही समझौता हो चुका था, लेकिन 2 भाग हम लेंगे 1 भाग तुम लोगे वाले कॉन्सेप्ट के साथ इस लड़ाई को खूब हवा दी गई। कब?
जिस समय डायरेक्ट एक्शन डे चल रहा था, वैसे ही अराजकता में ये देश घुमा। फिर दूसरा, जिस समय आप तेलंगाना मूवमेंट को देखिए, फोर्स अंदर घुस गई, आपके रजाकारों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, निजाम ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद वहां पर ये तेलंगाना मूवमेंट क्यों चल रहा था? क्योंकि उन्होंने एरिया डोमिनेशन करके रखा हुआ था। माओवादियों उस जो कम्युनिस्ट लड़ रहे थे उनके पकड़ में बहुत बड़ा क्षेत्र था और वो उस क्षेत्र पर से अपनी पकड़ छोड़ना नहीं चाहते थे। जबकि उनको छोड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि जब इंडियन आर्मी अंदर घुसी तो लोग इंडियन आर्मी के साथ थे, उन्होंने बहुत जगह जगह वेलकम किया। तो आखिर में जाकर 51 में कहीं जाकर के उन लोगों ने सरेंडर किया और तेलंगाना मूवमेंट समाप्त हुआ। क्यों लड़ रहे थे फोर्स के खिलाफ? भाई देश को आज़ादी नहीं मिली थी। आपको कोई भी अधिकार चाहते तो उस समय संविधान निर्माण, संविधान आपको वो अधिकार देने के लिए तत्पर था। आप सरकार टेस्टेड नहीं थी, आपका जो बदली व्यवस्था है वो टेस्टेड नहीं थी, बदली व्यवस्था आपके सामने आई थी। आप उस व्यवस्था को सहयोग करने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? वैसे ही नक्सलबाड़ी, भाई चारू मजूमदार चुनाव हारा, भाई आपके साथ जनाधार नहीं है इसीलिए आप बंदूक पकड़ रहे हो। आपके साथ जनाधार होता तो आप नेता होते। कानू सन्याल उसने आत्महत्या की, आप एक हारे हुए, वो जान रहा था, उसने खुद आखिरी में अपने इंटरव्यूज में कहा है कि नक्सलवाद कुछ नहीं है, एक आतंकवाद है। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो चारू मजूमदार के साथ मिलकर के जिसने उस लड़ाई को आगे लड़ा। जंगल संथाल, असम के जो क्या कहना चाहिए, जो चाय बागान के लिए वो लड़ाई लड़ रहा था, ये तीनों आपस में मिले, इन लोगों ने एक अलग मूवमेंट दे दी। और उद्देश्य क्या? जिन्होंने जो है क्या खून में जिनके हाथ नहीं डूबे वो कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। जमींदारों को मतलब ब्रूटल मर्डर कर रहे हैं। और ये जो तरीका है, तौर तरीका है, इसीलिए आप देखें माओवादी अपने आप को डिटैच करते हैं सॉफ्ट वामपंथ से, जबकि सॉफ्ट वामपंथ अपने आप को कभी भी हार्ड वामपंथ से डिटैच नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि एक शरीर है और एक आत्मा है। कोई भी हमको ऐसा लगता नहीं सॉफ्ट वामपंथ है, हार्ड वामपंथ है, एक दूसरे को डिटैच नहीं करते। एक शरीर है, एक आत्मा है, ये एक दूसरे के साथ, ये भी जीतेगा तो जीत इसी की है, ये भी जीतेगा तो जीत इसी की है। क्योंकि अंत में लाल किले पर लाल निशान लगाने का सपना लिए हुए ये सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इसीलिए हत्याएं वहां पर होती हैं, जश्न कहीं और मनाए जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमको इस विचार की धारा को, इसके फ्लो को, प्रवाह को जड़ से लेकर के पत्तियों तक को समझना पड़ेगा। तब हम जान सकते हैं कि इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना है या कौन सा पेस्टिसाइड डालना है। उस तरीके से जो है इस, और ये भी समझना पड़ेगा ना, जो वामपंथी विचारधारा पूरी दुनिया में आज कहाँ पर है। बिल्कुल एक भी सफल बताइए, और आप कोई भी एक ऐसा उदाहरण बताइए कि आपने कोई विजन दिया है वामपंथी विचारधारा ने और आज वो बहुत सक्सेसफुल हुई हो। चाइना का अगर उदाहरण लें तो पूंजीवादी प्रक्रिया से चलने वाला देश है, कम्युनिज्म सिर्फ लोगों को कंट्रोल करने के ऊपर है। तो जिस विचारधारा को पूरी दुनिया ने नकार दिया हो, जिस विचारधारा में सिवाय हिंसा और अराजकता के कुछ नहीं है, उसे जो है लोगों को ही समझना होगा। और बाकी जो देश के बुद्धिजीवी हैं या हमारी सरकार है उन्हें समझाना होगा, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं भोले भाले मासूम लोग होते हैं, उन्हें बरगलाया जा सकता है, जैसे कि जल, जंगल और ज़मीन के नाम पे। तो ये एक लंबी लड़ाई है। ये हम सोच के चल रहे हैं कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद ज़मीन पे तो ख़त्म होगा, लेकिन विचारधारा के तौर पर इससे बचाए रखना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। आपने इतनी चर्चा की हमसे, ये पूरी बातचीत की, इसके लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया इस चर्चा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।